पार्ट 1 में ये डिस्कस हो चुका है बेसिक्स, डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स, प्रोकैरियोट से रिलेटेड सारे डिस्कस हो चुके हैं, प्रोकैरियोटिक मैकेनिज्म पूरा डिस्कस हो चुका है, जिसमें लूपिंग जो होती है हमारी लैगिंग स्ट्रैंड में, उस पर भी हमने बात की थी कि कैसे वो प्राइम बदलता है, क्योंकि एक तरफ ही आपको जाना है। मतलब ये तो बेवकूफी होगी कि डीएनए पॉलीमरेज वापस आए, पहले एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करे, फिर आए, फिर दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करे, ये तो बेवकूफी है, मतलब एनर्जी वेस्ट है पूरा। तो कैसे कॉन्करेंट सिंथेसिस होता है दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो ये वाली बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत बातें यहाँ पे भी करूंगा यूकैरियोट्स में, बट बहुत डिटेल में अगर आपको देखना है ये सारी चीजें तो इसकी पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। नाउ ये वाली बात हो चुकी है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम डिटेल में कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दी अरेंजमेंट, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं आपके डीएनए वगैरह में, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में डिटेल में समझा। वी ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर्स, ये पूरी की पूरी कहानी अपनी स्ट्रक्चर्स की है, कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं प्यूरिन्स एंड pyrimidines के। फिर अपन आगे बढ़े तो हम लोगों ने समझा कि क्यों एसिडिक होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, उसका आंसर फॉस्फोरिक एसिड के तरह हमने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। फिर आगे बढ़े तो हम लोगों ने एंजाइम समझे जो कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ये सारे कुछ एंजाइम्स थे। फिर हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसकी टोपोलॉजी समझने की कोशिश करी कि पॉजिटिव सुपर कॉइल, नेगेटिव सुपर कॉइल क्या होता है, बायोलॉजिकली जो डीएनए होते हैं वो नेगेटिवली सुपर कॉइल क्यों होते हैं, टोपोइसोमेरेसिस के बारे में समझा। ये वाली स्लाइड मैंने छोड़ दी थी जो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा समझा कि अगर सर्कुलर जीनोम होता है तो उसके अंदर रेप्लिकेशन फिनोमेना, और एक लीनियर जीनोम होता है तो उसके अंदर रेप्लिकेशन फिनोमेना कैसे देखने को मिलता है। तो ऊपर वाली बात ये प्रोकैरियोट्स के लिए है और नीचे वाली ये यूकैरियोट्स के लिए है, ठीक। फिर क्यों हमको प्राइमर की जरूरत पड़ती है और 3 प्राइम ओएच कैसे मिलता है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये पूरी लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कैसे आपका एक सर्कुलर जीनोम में देखने को मिलती है, ये बात हुई। फिर आगे बढ़े तो हमने रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के 3 स्टेप समझी, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन समझा, डीएनए एबीसी के बारे में समझा, प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे वो 3 प्राइम ओएच देता है आपको प्री एग्जिस्टिंग, और कैसे आपका इनकमिंग 5 प्राइम फॉस्फेट उस पर अटैक करके जुड़ता है, वो सारी चीजें समझी। फिर आगे बढ़े तो रेप्लिकेशन फॉर्क और इसके अंदर एक मैकेनिज्म जिसको हम लूपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं वो डिटेल में समझा हमने, कि पूरा क्यों लूपिंग करना होती है वो भी डिटेल में समझी, कैसे हम पोलैरिटी बदलते हैं, कैसे हम फिजिकली आपके जो 3 प्राइम 5 प्राइम एंड्स हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं, और कैसे वो बायोकेमिकली सेम रहते हैं। ये बात करने के बाद हम लोगों ने एंटी पैरेलल पोलैरिटी को सॉल्व करने के लिए लूपिंग मैकेनिज्म, और ये मैंने डायग्राम समझाया था, इसमें मैंने प्राइमर रिमूवल के बारे में भी बात की। प्राइमर रिमूवल के लिए सिंपल सा प्रोकैरियोट्स में क्या याद रखना है कि प्राइमर रिमूवल लेगिंग स्ट्रैंड में जैसे आपका अगला वाला डीएनए रेप्लिकेट होकर आता है, अगला ओकाजा की फ्रेगमेंट आता है तो वो यहाँ से हटा देता है, इसको कौन, डीएनए पॉल 1 हटा देता है। ये बातें करी। उसके बाद आगे बढ़े तो हमने कॉन्करेंट सिंथेसिस समझा कि दोनों एक साथ चलता है। उसके बाद टर्मिनेशन पे बात करी, टर्मिनेशन में टर साइड्स पे बात की हमने कि कैसे वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होते हैं, तो ये जो आपका ब्लॉकिंग कैसे होती है और सारी चीजें। फिर आखिरी में मैंने डीकैटेनेशन पे काम खत्म कर दिया था। फिर आज हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट में योर रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स की अगर अपन बात करते हैं पहले तो ये बात समझ लो कि रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स की कहानी क्या है। तो पहली चीज तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारा जो जीनोम का साइज है वो बहुत बड़ा है ना। और दूसरी चीज ज्यादा रेगुलेटेड होगा क्योंकि हमारे पास में मल्टी सेलुलर है, तो हमारे पास में एक सोशल कंट्रोल है सेल में, और उस सोशल कंट्रोल को मैनेज करना बहुत जरूरी है, कैसे काम करेगा, अलग अलग सेल्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीजें। ज्यादा एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जितने प्रोकैरियोट्स में एंजाइम उससे ज्यादा आपके यूकैरियोट्स में लगता है। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ती है कि आपको हिस्टोन्स के साथ डील करना पड़ता है, यू हैव टू डील विद द हिस्टोन्स। और उसके अलावा यहाँ पे आपको क्रोमेटिन एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो दूसरे भी होते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है पूरा डीएनए जो होता है वो बहुत ज्यादा पैक होके यूजुअली क्रोमोसोमल क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में रहता है, तो आपको उसको रेप्लिकेट करने के लिए थोड़ा सा लूज करना पड़ता है, और इस वजह से हम क्या करते हैं वहाँ पे बेसिस मॉडिफाई करते हैं। जैसे एक मॉडिफिकेशन तुम याद रख सकते हो कि साइटोसिन का 5 मेथाइल साइटोसिन बन जाना, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लूज हो जाता है और वो रेप्लिकेट हो पाता है, इस वजह से हिस्टोन से थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके अलावा एक और बात ध्यान रखना है कि जब हम यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसकी रफ्तार कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। अराउंड 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड हमारे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइज कर पाते हैं, बट उसके बावजूद भी हमारे पास में जो हमारा रेप्लिकेशन है वो ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे में पूरा हो जाता है। अगर एक 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे की अगर एक सेल साइकिल है तो उसमें से 8 से 10 घंटे में हमारा रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है। सवाल उठता है ऐसा कैसे हो पाता है, क्योंकि हमारे पास में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता जैसा प्रोकैरियोट्स में होता है, हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं।
जिसको कहा जाता है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। अरे बात सिंपल है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एंजाइम्स हैं, ऑब्वियसली ये टेबल बहुत अच्छे से दिख नहीं रही होगी, मैं इसको नोट्स में डाल दूंगा, तो वहां से तुम इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो अपने डिवाइसेस में। यहाँ पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उस पर चलते हैं। देखो हमारे पास में यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के पॉलीमरेजेस हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ध्यान देना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन यहाँ पे खुद पॉलीमरेजेस हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 में सब यूनिट्स होती हैं ये इस नाम की कुछ कुछ, ठीक है, तो इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे खुद पॉलीमरेज का नाम ही अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है। और जब हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 पे बात करते हैं तो उसकी कुछ सब यूनिट्स भी होती है जो ये काम करती है। जैसे टाउ का अपना काम होता है, गामा का जैसे क्लैंप लोडिंग का काम था, बीटा क्लैंप लोडर कहलाता है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे बीटा खुद एक पॉलीमरेज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब यहाँ पे अगर कंपार्टमेंट की बात करें, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, तो अल्फा जो है वो न्यूक्लियस में मिलता है। तो अब सबको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि जो गामा है अपना, गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो ये एक ऑर्गेनली से रिलेटेड आपका क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर क्लोरोप्लास्ट आल्सो पोसेसेस द डीएनए। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए आपको गामा देखने को मिलता है। प्राइमेज, प्राइमेज बाइंडिंग मतलब जिसके साथ प्राइमेज जुड़ा होता है। प्राइमेज एक स्पेशल काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। प्राइमेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो आपकी प्राइमर बनाने में मदद करता है ना। आरएनए प्राइमर हमको लगता है ना, आरएनए वर्ल्ड थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। तो ये सिर्फ पॉल अल्फा में होता है, बाकी किसी के अंदर भी नहीं होता है, सब में एब्सेंट होता है ये प्राइमेज एक्टिविटी, सिर्फ पॉल अल्फा में मिलता है, याद रखना है ये। बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो रेप्लिकेशन इनिशिएशन इसका मेन फंक्शन है। बीटा जो है वो डीएनए रिपेयर में यूज होता है। अब क्योंकि गामा ऑर्गेनेली में है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड और एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड। ये दो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, सीएसआर ने पहले पूछा है। लैगिंग स्ट्रैंड के लिए डेल्टा और एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, याद रहेगा, छोटी सी बात। नाउ सब यूनिट्स की बात करने में बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो सब यूनिट आराम से छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। हाँ, ये चीज थोड़ा सा देख सकते हो कि आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी काय में मिलती है। तो 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अल्फा में नहीं होती है और बीटा में नहीं होती है। अब क्योंकि इनके पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, मतलब इनके अंदर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं है, और क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब खराबी कर सकते हैं बहुत ज्यादा। एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी ये दोनों पॉइंट आप ये याद रख सकते हो, सेंसिटिविटी टू एफिडिकोलिन, तो एफिडिकोलिन में आपके अल्फा हाई सेंसिटिविटी शो करता है और आपका डेल्टा और एप्सिलॉन हाई सेंसिटिविटी शो करते हैं। यूजुअली ये 3 ही मेजर पॉलीमरेजेस है जिन पर बात की जाती है, अल्फा, आपका ये डेल्टा और एप्सिलॉन। बाकी बीटा और गामा पे इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती, क्योंकि बीटा यूजुअली डीएनए रिपेयर का एंजाइम है और दूसरी चीज गामा अपना माइटोकॉन्ड्रिया में है, वो आपका जीनोम से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से आपका जो 3 मेजर एंजाइम निकल के आते हैं, एक तो अल्फा होता है जो प्राइमिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेगिंग स्ट्रैंड प्राइमिंग कराता है ये, है ना, लेगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज आपकी एप्सिलॉन जो लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी डेल्टा जो लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने तीनों के लिख दिए, डीएनए पॉल अल्फा, डीएनए पॉल डेल्टा, डीएनए पॉल एप्सिलॉन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लीडिंग और लेगिंग दोनों पे प्राइमिंग करा के, ठीक है। डीएनए पॉल डेल्टा लेगिंग स्ट्रैंड और डीएनए पॉल एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भैया ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल बन जाता है इसके ऊपर, मैं दो कॉलम टाइप का। अब अपन बात कर लेते कुछ और, जो हेलिकेज हमारा प्रोकैरियोट्स में होता है, हमारे यहाँ पे इधर यूकैरियोट्स में उसका नाम हो जाता है एमसीएम, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स, जो कि एक हेक्सामेर होता है, 6 सब यूनिट्स का बना होता है। तो इस तरीके से आपकी 6 सब यूनिट्स की एक रिंग होती है ये, और इसमें 2 3 4 5 6 7 ये 6 सब यूनिट के नाम होते हैं, मतलब नंबरिंग होती है 2 3 4 5 6 7, इसलिए एमसीएम 2 to 7 बोला जाता है उसको। जो बीटा क्लैंप हमारा प्रोकैरियोट में मिलता है वो यहाँ पे पीसीएनए के नाम से जाना जाता है, ये इसका एनालॉग होता है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ये पीसीएनए बेसिकली क्या करता है, जो बीटा क्लैंप करता है, ये बेसिकली प्रोसेसिविटी बढ़ाता है। प्रोसेसिविटी बढ़ाता है किसकी, डीएनए पॉल की, ठीक है। प्रोसेसिविटी बढ़ाने का क्या मतलब होता है, प्रोसेसिविटी का मतलब समझ लो, एक बार टेम्पलेट पे बैठने के बाद आपका डीएनए पॉलीमरेज कितना लंबा डीएनए स्ट्रेच बना सकता है बिना उससे गिरे हुए, उसको कहा जाता है प्रोसेसिविटी। तो हाई प्रोसेसिविटी मतलब लंबा डीएनए सिंथेसाइज करेगा टेम्पलेट पे बैठने के बाद, और लो प्रोसेसिविटी मतलब बार बार गिरता रहेगा।
तो क्लैम्प ही है जो उसको होल्ड करे हुए है, तो पीसीएन है हमारा क्या है, क्लैम्प है जो उसकी प्रोसेसिविटी को बढ़ाता है। गामा कॉम्प्लेक्स जो हमारा पेंटामेरिक गामा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोट्स में, उसका नाम यहाँ पे आरपीसी हो जाता है। आरपीसी का मतलब रेप्लिकेशन प्रोटीन सी, इसको आरएफसी भी बोल जाता है, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। और जो एसएसबी है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका नाम यहाँ पे आरपी हो जाता है, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ठीक है, ये भैया और इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है अपने को, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स ही हैं, बहुत टफ नहीं है ये, है ना। सिर्फ दिमाग क्या लगाना है, पहले प्रोकैरियोट ढंग से तैयार कर लेना, उसके बाद ही यूकैरियोट ढंग से तैयार करना है। सिर्फ यूकैरियोट पढ़ने से मजा नहीं आएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट वाले लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है आपके यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, तो इसमें फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यूजुअली हमने वहां पे इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन पढ़ा था, इसलिए मैंने अभी छोटा सा रिवीजन दे दिया था। बट यहाँ पे पहले आपके पास में प्री इनिशिएशन के बारे में बात करना पड़ेगी आपको, जो आपको जीवन फेज में चलेगा, जिससे आप प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाओगे। इनिशिएशन आ जाएगा फिर जो एस फेज में, जब एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन चालू होगा, उस टाइम पे हमारा रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के बाद में रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स या रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, और दूसरे प्रोटीन्स इस पे जुड़ जाएंगे, दूसरे प्रोटीन्स अपन बात करेंगे। फिर इलोंगेशन, इलोंगेशन में बात करें तो यहाँ पे लगातार न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तुम जानते हो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। फिर आएगा टर्मिनेशन और टेलोमेयर का इलोंगेशन। यहाँ पे टर्मिनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से होगा, है ना, ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे टर्मिनेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम के जो एंड्स होंगे उनको रेप्लिकेट किया जाएगा, ताकि हम जीनोम की शॉर्टनिंग को अवॉइड कर सके, जीनोम की शॉर्टनिंग को अवॉइड कर सके। देखो एक चीज समझो, सर्कुलर जीनोम में क्या है, टर्मिनेशन का लोड नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा कि एक तरह से घूम के आएगा, इधर से कुछ ना कुछ तो उसको मिल जाएगा, तो वो जुड़ जाएगा सारा। लेकिन जब आपका लीनियर जीनोम होता है तो फिर आपके यहाँ पे टेलोमेयर की लफड़े पड़ते हैं। टेलोमेयर किसको कहते हैं, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। तो ये हमारा क्रोमोसोम है सपोज, अब इस क्रोमोसोम के अंदर ही तो ये क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज डीएनए, डीएनए से तो क्रोमोसोम बना है ना पूरा। जैसे तुम इसको ऐसे समझो कि क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम के अंदर क्या है, पूरा डीएनए है इस तरीके से। तो डीएनए के जो एंड्स है, ये एंड्स को टेलोमेयर कहते हैं। क्रोमोसोम के एंड्स को बेसिकली जहाँ पे एंड्स ऑफ डीएनए होते हैं उनको टेलोमेयर कहते हैं। टेलोमेयर का इलोंगेशन, अब यहाँ पे टेलोमेयर इलोंगेशन का मतलब लंबा नहीं हो रहा है, अपनी जगह तक पहुंच जाएगा वो, बस जितना होना चाहिए उतना। इसमें बात करूंगा टर्मिनेशन में। तो ये बेसिक 4 बेसिक मैकेनिज्म होंगे, प्री इनिशिएशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन में टेलोमेयर का इलोंगेशन। बात करते हैं प्री इनिशिएशन से। जब प्री इनिशिएशन की बात आती है तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है कैसे, ये हमारा जीवन फेज है। लेट मी चेंज द कलर। ये हमारा जीवन फेज है। जीवन फेज में हमारे पास में यहाँ पे एआरएस होती है। अब जगह जगह पे एआरएस होती है, क्योंकि अपने हम जानते हैं यूकैरियोट्स में जगह जगह पे मल्टीपल ओराई होती है, उसको अपन एआरएस बोलते हैं। अब एआरएस जो है ना बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर है। एआरएस में हमारा ए, B1, B2 इस तरीके से अलग अलग काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस, बॉक्सेस मिलते हैं। इसमें से जो अपने को अभी के लिए याद रखना है वो याद रखना है B1। B1 जो है ये क्या है आपका, ये जो आपका प्रोकैरियोट में 13 मर होता है उसका एनालॉग होता है। 13 मर पे क्या हो रही थी, मेल्टिंग हो रही थी। यहाँ पे B1 पे मेल्टिंग होती है जब ABF1 नाम का एक प्रोटीन आके बाइंड करता है, उस वजह से। B1 पे बाइंड नहीं करता, वो B2 पे बाइंड करता है। बट अभी के लिए तुमको इतना सा ध्यान रखना है कि वो जो प्रोटीन जब बाइंड करता है ABF1 तो वो B1 पे मेल्टिंग करवाता है। इसीलिए B1 को जो ARS में होता है यूकैरियोट्स में, उसको एनालॉग कहा जाता है 13 मर का जो प्रोकैरियोट्स में होता है। सिंपल है, दोनों जगह मेल्टिंग करवानी है। मेल्टिंग कराने का क्या मतलब है, अभी हेलिकेज लोड नहीं कराया, ध्यान रखना। मेल्टिंग मैंने इसलिए पहले डिटेल में पढ़ाया प्रोकैरियोट्स में कि मेल्टिंग मतलब सिर्फ वो खुले है, अभी थोड़े बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे ब्रेक किए गए हैं, बट हेलिकेज अब लोड होगा ना। ये बात समझ में आ गई। एआरएस की साइज अगर कोई बोले तो भैया 150 बेस पेयर की इसकी साइज होती है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे प्रोटीन्स मिलके आपका क्या करते हैं, सेटअप बना लेते हैं, और उसको बोलते हैं ओआरसी, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, जो बने कहाँ पे, ओरिजिन रिकॉग्निशन एलिमेंट, ओआरई पे बने हैं, ठीक है। और B1 को तुम DUE भी बोल सकते हो, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, ये भी एक इसका नाम होता है। बट इतना डिटेल और सच, मतलब देखो सच बात बताऊं ना तो कितना भी पढ़ लो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कमी है तो फिर सिलेक्शन के लफड़े पड़ते हैं। मतलब मैंने तो अपने सारे JRF में कभी भी बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करी। मैंने एक ही चीज का ध्यान रखा कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसके बेसिक्स और फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन में वो हिंट तो देते हैं फंडामेंटल की, आपको पिक करना आना चाहिए बस, ठीक है ना। सी और वो कैसे सीखोगे पिक करना, टेस्ट से, जब क्वेश्चन पढ़ोगे, रीड करोगे, गलतियां करोगे, तब सीखोगे ना। सी यहाँ पे ARS हो गया हमारा। अब देखना यहाँ पे लोडिंग समझना, और ये इंपॉर्टेंट है, लाइसेंसिंग समझा रहा हूं मैं तुमको, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, लाइसेंसिंग कैसे बन रही है, सब कुछ। देखो आपका ARS है, ARS पे ओरीसी, ये ओरीसी क्या बोल रहा हूँ, ORC बाइंड करके, ORC पे बाइंड करते ही, ORC के बाइंड करते हैं यहाँ पे बैठता है आपका CDC6, सेल डिवीजन कॉम्प्लेक्स 6, CDC6। CDC6 का एक दोस्त होता है,
तो CDC6 का एक दोस्त है जिसका नाम है CDT1। क्या बोल रहे हैं? CDT1। CDT1 जब आता है CDC6 के बाद में CDT1 जो है ये आपका क्या करता है, MCM को अपने साथ लेके आता है। तो CDC6 का एक दोस्त है CDT1 और CDT1 का एक और दोस्त है जिसका नाम है MCM। तो CDC6 जब ORC पे बैठता है तो वो CDT1 को लेके आता है, लेकिन CDC6 को नहीं पता है कि CDT1 अपने दोस्त MCM को लेके आ रहा है। इस तरीके से आपकी पूरी बाइंडिंग चलती है। ये बाइंडिंग हो गई, देखो यहाँ पे बैठ गया। अब जैसे ये तीनों यहाँ पे आते हैं, आपके G1 फेज के साइक्लिन CDKs जो होते हैं ये क्या करते हैं, CDKs और DDKs ये क्या करते हैं, इनका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, क्योंकि इनका नाम क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। और काइनेजेस क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में बताया था मैंने ये बात, काइनेजेस क्या करते हैं, ATP डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन कर दिया इन्होंने। तो MCM का फॉस्फोराइलेशन कर दिया, CDT1 का फॉस्फोराइलेशन कर दिया, CDC6 का फॉस्फोराइलेशन कर दिया। जैसे CDC6 और CDT1 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये दोनों यहाँ से निकल गए और MCM जो है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो गया। MCM कौन है अपना हेलिकेस का एनालॉग है ना, ठीक है। अब ये तो हो गई बात खत्म, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेल्टिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है और ये आपका MCM की लोडिंग भी चल रही है नाउ। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना, यहाँ पे ये जो CDT1 है इसकी लोडिंग करवाना, MCM की लोडिंग CDT1 करवा रहा है, देखो MCM की लोडिंग। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन लाइसेंसिंग। वो भी समझ लो लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है। लाइसेंसिंग देखो, हमारी जो सेल साइकिल है तो वो कुछ इस तरीके से चलती है, G1 S G2 थोड़ा सा आगे आएगा, यहाँ S G2 और M। तो एक बार जब सेल साइकिल चल रही है तो एक सेल एक बार सेल साइकिल चलाएगी, फिर तो डॉटर सेल्स बन जाएगी। तो S फेज एक ही बार आती है एक सेल साइकिल में। तो एक ही बार कैसे आती है वो, उसका कारण ये होता है कि आपका जो M फेज चलती है ना, यहाँ पे आपके पास में जब एना फेज आती है तो एना फेज में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपके, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है जेमिनिन, उसको इनहिबिट कर देते हैं। एनाफेज में क्या होता है, जेमिनिन को इनहिबिट कर देते हैं, पुराने वाली है ना, मतलब अभी जो सेल साइकिल चल रही है ना उसमें। अब इसमें क्या होता है, जेमिनिन इनहिबिटेड है। अब जब यहाँ से एम फेज में टेलोफेज वगैरह हो गई, कंप्लीट साइटोकिनेसिस हो गया और डॉटर सेल्स जब बनी, वो डॉटर सेल्स में भी जेमिनिन इनहिबिटेड है अभी तक। कब तक, G1 फेज तक जेमिनिन क्या होता है आपका, इनहिबिटेड होता है। ये जेमिनिन करता क्या है, ये जेमिनिन बेसिकली आपके CDT1 का इनहिबिटर है। तो अगर जब ये जेमिनिन CDT1 पे बैठेगा तो CDT1 काम नहीं कर पाएगा। तो G1 फेज में आपका जेमिनिन इनहिबिटेड है, इस वजह से G1 फेज में आपका ये CDT1 चालू रहता है और MCM की लोडिंग करवा पाता है। लेकिन जैसे G1 फेज कंप्लीट होती है, प्री एस फेज आती है, आपका CDT1 यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो जाता है G1 साइक्लिन CDKs की वजह से, और अब ये जेमिनिन इसको वापस पकड़ लेता है। अरे बात समझ में, क्योंकि जेमिनिन की हाफ लाइफ होती है, वापस नया प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होते ही वो क्या करता है आपका CDT1 को पकड़ लेता है। और CDT1 को पकड़ने की वजह से अब आपका G1 कंप्लीट होते होते, मतलब लेट G1 में आपका क्या होता है, ये CDT1 पकड़ा जाता है। अब जेमिनिन इसको छोड़ता नहीं है और अब कोई भी नया MCM लोड नहीं हो पाता है। इसको कहा जाता है लाइसेंसिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज योर लाइसेंसिंग। बात समझ में आ रही है, दिस इज नोन एज योर लाइसेंसिंग। क्योंकि अभी MCM का लोडिंग जो है वो क्या हो रहा है आपका, अल्टीमेटली अब वापस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि CDT1 अब फ्री नहीं है, किसने पकड़ लिया, जेमिनिन ने पकड़ लिया। इस सिग्नलिंग पे अच्छा सवाल बन सकता है, इसको वापस से रिपीट करो, 2-3 मिनट वापस सुनो। आई बात समझ में, आगे बढ़ो नाउ। अब जैसे पूरी कहानी हो गई, MCM लोड हो गया, अब एस फेज में आपके एस फेज साइक्लिन CDKs आते हैं और वो दूसरी चीजों का लोडिंग कराते हैं। यहाँ पे बनता है फिर CMG कॉम्प्लेक्स। CMG कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक तो CDC45, C का मतलब CDC45, M का मतलब MCM और G का मतलब होता है जिन्स। ये CDC45 और जिन्स जो होते हैं ये MCM की प्रॉपर लोडिंग करा के रखने में मदद करते हैं इसको, और इस पूरी कहानी को बोलते हैं अपन CMG कॉम्प्लेक्स का बिल्ट होना। जैसे CMG कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है, आपका ORI-C जो कॉम्प्लेक्स बनाया था ऊपर जिससे CDC6 को बाइंड करवाया था, वो फॉस्फोराइलेट होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसका फॉस्फोराइलेशन कौन कर देता है एस फेज साइक्लिन CDK कर देते हैं। अरे बात समझ में, इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का, और अल्टीमेटली आपका एस फेज की शुरुआत में, ये अर्ली एस फेज की बात चल रही है। और अब क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ये मेल्टिंग वगैरह बहुत तरीके से हो गई है। यहाँ पे ये इसकी मेल्टिंग के बाद में MCM खुलने लग गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, फटाफट से रेप्लिकेशन करने के लिए प्राइमिंग वगैरह होगी और काम चालू हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी, अब अपन आ जाते हैं इनिशिएशन एंड इलोंगेशन में। एक ही डायग्राम में दोनों चीजें समझा देता हूँ तुमको, बहुत ज्यादा इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा है। चलते हुए यहाँ पे देखना क्या क्या है, हेलिकेस है, ये हेलिकेस का नाम अपने लिए क्या है, MCM, ये लिख दिया अपन ने MCM27, है ना। इसमें यहाँ पे देखो RNA प्राइमर दिख रहा है तुमको, ये RNA प्राइमर बना हुआ है।
अब देखो यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगाया, किसने लगाया होगा? प्राइमेज ने लगाया होगा। अब देखना, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, हमारे में यूकैरियोट्स में हाइब्रिड प्राइमर लगता है। मतलब शुरुआत में थोड़ा तो प्राइमेज फंक्शन करता है, पॉल अल्फा में प्राइमेज फंक्शन है, तो पहले तो आरएनए बन जाता है और उसके बाद में ये जो पॉल अल्फा है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये उस प्राइमेज को थोड़ा सा और खींच देता है, और जैसे ये थोड़ा बहुत और बनाता है तो आरएनए प्राइमर जो है थोड़े बहुत उसके अंदर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगने के बाद, मतलब थोड़ा बहुत डीएनए लगने के बाद, ये देखो यहाँ पे डीएनए प्राइमेज और ये पॉल अल्फा, ये दोनों ने क्या किया? प्राइमिंग करी। प्राइमिंग करने के बाद अब क्या होगा? यहाँ पे ये जिसको छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद यहाँ पे अब स्थिति समझना, हाँ, यहाँ से इन्होंने इसको बनाया, अब छोड़ दिया, अब ये आगे चलेगा, आगे चलता जा रहा है, चलता 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 चलता, यहाँ पे देखो ये एसएसबीज लगे हुए, एसएसबीज को क्या बोला था अपन ने? यहाँ पे एसएसबीज को क्या बोला था? ये लिखा हुआ आरपीए, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको एक चीज और देखने को मिलेगी, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। क्या कि पहले तो स्ट्रैंड पे क्या बना? डीएनए पॉल अल्फा ने काम किया, प्राइमर को बिल्ड किया, हटा दिया, फिर ये प्राइमर जब आगे आया तो यहाँ पे ये प्राइमर जब यहाँ आया तो इसकी प्राइमिंग की पूरी सिंथेसिस किसने करवाई? आगे डीएनए पॉल डेल्टा ने कराई। बाकी वो लूपिंग मैकेनिज्म तुमको ऑलरेडी पता ही है कि इसने क्या करा, ये लूप होके अपनी पोलैरिटी दोनों ने सेम कर ली है एक ही तरफ। अब ये यहाँ से रेप्लिकेट होके फिर कहाँ तक चला जाएगा? अगले वाले तक चला जाएगा। ठीक है, अभी प्राइमर रिमूवल जब बताऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा, राइबोन्यूक्लियस H1 और फेन1, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही बात? नाउ यहाँ पे आरएनए प्राइमर है तो यहाँ से ये सिंथेसिस होके यहाँ तक चला जाएगा, ये सिंथेसिस होके यहाँ तक चला जाएगा, इस तरीके से आपकी पूरी सिंथेसिस चलती रहेगी। बाकी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है लीडिंग स्ट्रैंड पे, ये पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है लैगिंग पे, ये भी बात हो चुकी है। आरपीसी आपका गामा कॉम्प्लेक्स जैसा है जो लोडिंग करा रहा है, पीसीएन है क्लैम्प पे, ये भी पता है। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करवा रहा है, ये सारी बातें तुम ऑलरेडी जानते हो। टोपोआइसोमेरेसिस, ये भी तुमको ऑलरेडी पता है, टोपोआइसोमेरेस टाइप 2 यूजुअली आपके यहाँ पे काम करते हैं। तो अब कहानी यहाँ पे क्या है, ये इनिशिएशन क्या हुआ? इनिशिएशन हुआ यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पे आपके प्राइमर लगे, प्राइमर लगने के साथ साथ में धीरे धीरे पूरा इलोंगेट होता गया, और इलोंगेट होते हुए आपका क्या बन गया? इस तरीके से इलोंगेशन हुआ, और ये पूरी कहानी आगे बढ़ रही है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं टर्मिनेशन से पहले, जिसको बोलते हैं प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल में यूकैरियोट्स में दो मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म का नाम है आरएनएस H1 फेन1 और एक है DNase2 फेन1। DNase2 जो है वो हेलिकेस के लिए यूज किया जाता है, DNA2 हेलिकेस। नाउ सी क्यों कहना चाह रहे हैं हम इस तरीके से, ये बात भी समझ लो। बेसिकली क्योंकि हमको लेगिंग स्ट्रैंड में बार बार प्राइमिंग करनी है, डिसकंटिन्यूअस बार बार टुकड़े बनाने हैं, तो बार बार प्राइमिंग करनी है, तो एक तरीका होता है आरएनएस H1 और फेन1 का यूज करना। फेन1 का क्या मतलब होता है? फेन1 का मतलब होता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियेसिस, इसलिए इसका नाम होता है फ्लैप का F और एंडोन्यूक्लियेसिस का EN, फ्लैप एंडोन्यूक्लियेसिस। नाउ यहाँ पे फ्लैप एंडोन्यूक्लियेसिस जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्राइमर को कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपकी ट्रिपल फॉस्फेट जो 5 प्राइम पे होते हैं उनको काटने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो नहीं काट सकते। फिर क्या करते हैं ये? फिर ये मदद लेते किसी और की, फिर ये मदद लेते सबसे पहले किसकी? आरएनएस H1 की। एक मैकेनिज्म ये वाला है और दूसरा वो वाला है, समझते हैं इसको। यहाँ पे प्राइमर लगा हुआ है, क्या आएगा? आरएनएस H1 आएगा, और आरएनएस H1 क्या करता है? ये हाइब्रिड डीएनए आरएनए हाइब्रिड को कट करता है, और उसमें से सिर्फ आरएनए को काटता है, क्योंकि नाम में क्या लिखा है? आरएनएस। आरएनएस मतलब आरएनए को काटने वाला, H का मतलब है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड को कट करेगा आरएनए में, आरएनए को काटेगा डीएनए आरएनए हाइब्रिड में। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें यह प्रॉब्लम है कि ये लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को छोड़ देता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब एनटीपी को छोड़ देता है। देखो आखिरी एनटीपी इसने छोड़ दिया, अब आखिरी एनटीपी को काटने का काम कौन करता है? फिर फेन1 करता है, और इसके थ्रू आप ये वाला प्राइमर पूरा यहाँ से रिमूव कर लेते हो। ठीक है, अब ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो पीछे से जो ओकाज़की फ्रेगमेंट आ रहा होगा वो पूरा सिंथेसाइज होता जाएगा, होते होते फिर डीएनए लाइगेज आएगा और इसको ऐसे चिपका देगा। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी रेप्लिकेशन प्रोसीजर चल जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म जिसमें हम हेलिकेज और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, उसको समझो। अब देखो यहाँ से आपका ओकाज़की फ्रेगमेंट बनते हुए आ रहा है, पीछे वाला यहाँ पे ये आया, अब इसने हेलिकेज ले रखा है ना, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के साथ में क्या है? DNA2 हेलिकेज। वो क्या करेगा? इसको यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड जो है घुसता जाएगा। अब इसको समझना, ये प्राइमर पहले ऐसा था, अब ये पीछे से दूसरा ओकाज़की फ्रेगमेंट आ रहा है और घुसता जा रहा है, यहाँ पे हेलिकेज काम कर रहा है, ये इसको फ्लैप बनाता जा रहा है और ये वाला स्ट्रैंड घुस गया इसके अंदर। अरे बस ऐसा हुआ, तो पीछे से ओकाज़की फ्रेगमेंट आ गया, यहाँ घुसा और इसने फ्लैप बना दिया, इसीलिए इसका नाम फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है। अब ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का जो आखिरी वाला जगह होती है, यहाँ पे आकर आपका फेन1 काट देता है और यहाँ से ये पूरा प्राइमर बाहर हो जाता है, और बचा कुचा आपका पूरा वापस से वही सीन लाइगेज आके काम कर देता है। ये दो मैकेनिज्म तुमको ध्यान रखना है प्राइमरी रिमूवल के लिए, DNA2 इसको हेलिकेज और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस दोनों में यूज करना है ना, आरएनएस H में भी। ये एक बेसिक मैकेनिज्म और समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने ओकाज़की फ्रेगमेंट वाले अरेंजमेंट लिया है, ये आरपीए ले रखा है, यहाँ से आपका पॉल अल्फा प्राइमेज हुआ,
उसके बाद में आपका RFC मतलब वही गामा कॉम्प्लेक्स, अल्टीमेटली आपका क्या हुआ, पॉल अल्फा और इसका प्राइमेज का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉल डेल्टा की असेंबली लगी। इसको क्या बोला था अपन ने, पॉलीमरेज स्विचिंग। एक पॉलीमरेज हटके दूसरा लग गया, स्विचिंग हुई। स्विचिंग होने के बाद इसने पूरा इसको एलोंगेट किया। एलोंगेट करने के बाद RNase H1 फेन इसने काटा, आखिरी वाले को छोड़ा, अल्टीमेटली पूरा एलोंगेट हुआ, डीएनएस लाइगेज 1 आया और इसने जोड़ दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ लो, डीएनएस लाइगेज जो आपके डीएनए लाइगेज जो इसमें काम करते हैं यूकैरियोट्स में, ये एटीपी की एनर्जी यूज करते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स में काम करते हैं वो एनएडी की एनर्जी यूज करते हैं। इस तरीके से अपना प्राइमर रिमूवल होता है, ठीक है। ओके हाँ, ये लेक्चर्स जो हैं ये तुमको थोड़ा बहुत और अच्छे से रीड करना भैया, नोट्स, तभी मजा आएगा इसको पढ़ के, क्योंकि बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब आ जाते हैं अपन टर्मिनेशन और टेलोमेयर। तो ये कैसे करते हैं, अब पहले तो समझो कि टेलोमेयर मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। देखो टेलोमेयर्स जो होते हैं हमारे, मैंने अभी बताया कि क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं, तो अगर हर रेप्लिकेशन साइकिल में ये शॉर्ट होते जाते हैं अगर इनको वापस नहीं बनाया जाए तो। सवाल उठता है ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, देखो ये हमारी पेरेंटल स्ट्रैंड है ग्रीन वाली, और ये ऑरेंज वाली नई स्ट्रैंड है। आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करना है, तो ये 5 प्राइम पे प्राइमर है और ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम हो गया। अब जब आप इसका पूरे यहाँ तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होंगे, बीच बीच में तो प्राइमर रिमूव करते जाओगे, पीछे से नया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना के उसको नॉर्मलाइज कर लोगे, लेकिन जो लास्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला प्राइमर होगा 5 प्राइम पे, जब उसको हटाओगे तो वहां पे एक वेकेंट स्पेस बच जाएगी। ऐसे लीडिंग स्ट्रैंड का जब प्राइमर हटाओगे फर्स्ट वाला, एक ही प्राइमर लगता है लीडिंग स्ट्रैंड में, वो भी हटाओगे तो वो भी वहां पे वेकेंट स्पेस बच जाएगी। मतलब पेरेंट स्ट्रैंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगी वो यहां से छुटी हुई और यहां से छुटी हुई बनेगी। अरे ना बात समझ में, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हर एक रेप्लिकेशन साइकिल में आपका डीएनए शॉर्ट होता जाएगा, तो शॉर्टनिंग ऑफ जीनोम होती जाएगी हर एक रेप्लिकेशन साइकिल के बाद। आपको क्या करना है फिर, इसका सोल्यूशन लेना है, और उसका सोल्यूशन एक एंजाइम जिसका नाम है टेलोमेरेज। ये टेलोमेरेज क्या करता है, इस लेंथ को वापस बना देता है। कैसे बना देता है ये हमको समझना है। अरे बस समझना है, तो टेलोमेयर शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, एजिंग। क्या होगा, एजिंग। टेलोमेयर से क्या हो, अगर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा, एजिंग। और अगर ये एलोंगेट हो जाते हैं, अगर ये शॉर्ट नहीं होते हैं, तो इनकी एक लेंथ ओवर लेंथ होने से हो जाता है कैंसर। तो अमरत्व आ जाता है अगर ये लंबे हो जाते हैं तो। ऐसा ही कुछ खेल, मतलब ऐसा मान सकते हो कि रावण ने शायद टेलोमेयर लेंथनिंग में उसको बहुत लंबा कर लिया होगा, तो शायद वो अमर हो गया होगा। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। टेलोमेरेज के बारे में समझो थोड़ा सा भैया। टेलोमेरेज वो एंजाइम है जो आपके टेलोमेयर्स को रेप्लिकेट करता है। अब देखना सुनना, यहाँ पे रेप्लिकेट करने का क्या मतलब है कि वो उसको एलोंगेट करेगा बेसिकली, और इसके अंदर एक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं टर्ड सीक्वेंस। टर्ड सीक्वेंस क्यों, टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सीक्वेंस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आरएनए के दम पे डीएनए को सिंथेसाइज करना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनाना होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया। सही है। तो अब देखो यहाँ पे ये एक सीक्वेंसेस है, टेलोमेयर सीक्वेंसेस, इस पे बाद में आते हैं, पहले ये समझो। यहाँ पे अपने पास में ये 3 प्राइम ओवर रहेंगे। ये किसका 3 प्राइम ओवर रहेंगे, देखो ध्यान से, ये 3 प्राइम ओवर किसका आएगा, पेरेंटल का आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो खाली जगह खाली है, तो पेरेंटल 3 प्राइम ओवरहैंग से हम कुछ करेंगे। देखो कैसे, ये पेरेंटल का 3 प्राइम ओवरहैंग है, यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, ये 3 प्राइम है। ये क्या करेगा, टेलोमेरेज आके इसके ऊपर जुड़ता है, और इसके अंदर क्या होता है, टेलोमेरेज आरएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती है 1.5 टाइम्स ऑफ टेलोमेयर। टेलोमेयर की 1.5 टाइम होती है। तो जैसे यहाँ पे एक भी सीक्वेंस ह्यूमन की उठा लो, चलो TTAGGG, तो TTAGGG जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये TTAGGG फिर TTAG, तो TTAGGG के लिए इसके पास में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। कैसे होगा, AAUCCC AAUC, तो ये इससे कंबाइन कर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जब इससे जुड़ेगा उसके बाद में इसका डीएनए सिंथेसिस कराएगा। किसका डीएनए सिंथेसिस, 3 प्राइम ओवरहैंग ऑफ पेरेंटल डीएनए, टोटल डीएनए का नहीं करना। पेरेंटल डीएनए को इसने सिंथेसाइज करवाया, करवाते इसने इसको थोड़ा इलोंगेट करवाया। इलोंगेट कराने के बाद में इसने फिर ट्रांसलोकेट हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर और सिंथेसिस करवाया। ऐसे सिंथेसिस करवाते इसने क्या किया, ये जो 3 प्राइम था अपना, इधर से इस 3 प्राइम को इलोंगेट करवा दिया है, और इधर से इस 3 प्राइम को इलोंगेट करवा दिया। बट अब सवाल उठता है कि आपको तो यहाँ पे गड़बड़ थी, आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप इसको इलोंगेट क्यों करवा रहे हो। अब सुनो, जब इसने इसको इलोंगेट करवा दिया तो, अरे मैं भूल गया क्या, चलो मैं यही बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने वो स्लाइड डालना भूल गया। तो देखो अब इसने क्या है, 3 प्राइम को इलोंगेट करवाया,
इलोंगेट करवाने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक प्राइमर लगता है। अब ये 3 प्राइम जो यहाँ पे था, अब इलोंगेट होने के बाद बहुत आगे चला गया, यहाँ पे आ गया 3 प्राइम, ये 3 प्राइम यहाँ आ गया। अब यहाँ पे लगता है एक आरएनए प्राइमर, उस आरएनए प्राइमर को फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इलोंगेट कर देता है। यहाँ पे वो वेकेंट जगह थी, उस वेकेंट जगह को ये पूरा भर देता है ना। यहाँ से मान लो इसने इलोंगेट करवाया था, ये 3 प्राइम पहले यहाँ था, अब इलोंगेट करके यहाँ पहुंच गया है। टेलोमेरेज ने कौन सा वाला पोर्शन इलोंगेट करवाया, ये वाला। यहाँ पे आपने लगाया प्राइमर, प्राइमर लगा के आपने वापस डीएनए पॉलीमरेज से इलोंगेट करवा दिया। क्यों प्राइमर लगाया, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर लग जाएगा, 3 प्राइम इलोंगेट करवा दिया और आपकी ये सीक्वेंस बन गई। फिर आपने क्या किया, यहाँ से इसको काट के पूरे को अलग कर दिया और आपका वो जो वेकेंट स्पेस थी वो भरा गई। एक तरीका तो होता है ये। दूसरा तरीका और होता है, दूसरे तरीके में क्या होता है, आप जब 3 प्राइम ओवरहैंग होता है आपका, जो खाली जगह, ये खाली जगह है ना, यहाँ से आप इसको इलोंगेट कराते हो और फिर एक अनयूजुअल हुकस्टीन बेस पेयरिंग कराते हो, रिवर्स हुकस्टीन बेसिकली बोल सकते हो उसको, जी के बीच में। और इस तरीके से उसको इलोंगेट करवा के यहाँ पे, अब जो 3 प्राइम यहाँ पे था वो 3 प्राइम अब यहाँ आ जाएगा और इसको डीएनए पॉलीमरेज की मदद से पूरा इलोंगेट कर देते हो और इस तरीके से आप टेलोमेरेज को पूरा फिल कर देते हो। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे बेसिकली ये 3 प्राइम ओवरहैंग हम इलोंगेट करके, या तो हम प्राइमर लगा के इसको सिंथेसिस करेंगे, 3 प्राइम ओवरहैंग को खींचा, इसको हैंगिंग मेथड बोल सकते हो तुम। और ये जो दूसरा वाला है, इसके अंदर आप एक अनकॉमन सी जीजी में हेयर पिन लूप बना के इस तरीके से आप 3 प्राइम ओवरहैंग को लाके इधर और वापस से इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब वो ओवरहैंग नहीं बचा है, अब वो हेयर पिन बचा है। फिर क्या होगा, इस हेयर पिन को यहाँ से काट के अलग कर दिया जाएगा और आपका ये जो स्पेस वैकेंट थी ये फिल्ड हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पेरेंटल स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम ओवरहैंग है उसके सामने स्पेस बच जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका प्राइमर हटते ही कहानी दिक्कत में आती है। कैसे सॉल्व होता है ये? टेलोमेरेज की मदद से, टेलोमेयर रेप्लिकेशन के थ्रू। एंड दैट इज ऑल फॉर योर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। गले की पूरी 12 बजी पड़ी है, बट आई होप तुमको चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन बहुत डिटेल में समझा। सीएसआर का कोई भी क्वेश्चन इतने डिटेल में से बाहर नहीं जाएगा। तुमको अच्छे से अगर इसको कवर करना है, नोट्स प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, उसका एक रिवीजन छोटा सा नोट्स बनाना है, एंजाइम्स ढंग से कवर करना है, मैकेनिज्म ध्यान से समझना है, लूपिंग मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। उसके अलावा ये सीक्वेंसेस एक बार देख के चले जाना, जैसे अरेबिडोप्सिस में टीटीए जीजीजी, ह्यूमंस में टीटीए, और आपका और इसमें क्या क्या, अरेबिडोप्सिस से याद रख लो, ह्यूमंस याद रख लो, टेट्राहैमेना इट इज टीटी जीजीजीजी, और ईस्ट भी याद रख सकते हो। वैसे टी जी 1 2 3 मिलता है, फिर टी मिलता है, फिर जी 2 2 3 मिलता है, मतलब टी जी ऐसे 1 2 3 मिल सकता है ये। और इसके अलावा टी मिलता है, फिर जी 2 2 3 मिलता है, जी जी 2 बार मिल सकता है या 3 बार मिल सकता है। और बस ये 3 4 याद रखना है, बाकी स्लाइम मोड्स और ऑक्सीडेटर का छोड़ सकते हो। दैट्स हाउ योर टेलोमेरेज एक्चुअली वर्क एंड आई होप यू अंडरस्टूड सम थिंग्स, और तुमको मजा आएगा इस चीज को समझने में। और आई थिंक यार एक स्लाइड और डाली थी मैंने, वो पता नहीं चल नहीं रही है, तो दिक्कत आ रही है इसमें। लेट इट बी, मतलब जो मुझे एक्सप्लेन करना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड इट। बहुत रॉ रखा है मैंने इस लेक्चर को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कनेक्ट करो। और प्लीज गिव योर सजेशन इन द कमेंट्स, डू इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर इट, और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे से करो, अच्छे से सिलेक्शन लेना है, 80 दिन के आसपास टाइम बचा है। विल सी यू टुमारो विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ सरप्राइज रखते हैं, कल मिलते हैं, चलो बाय बाय।